मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने प्रबंध के अर्थ, प्रकृति, महत्व, विशेषताएं, उद्देश्य इन सब मुद्दों पर चर्चा की थी। आज हम हेनरी फेयोल, जो कि प्रबंध के पितामह कहे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम प्रबंध की बात करते हैं, प्रबंध की चर्चा करते हैं, तो हेनरी फेयोल की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप कई सारे विद्वानों के विचार या तो अप्रासंगिक हो जाते हैं या फिर उनकी प्रासंगिकता काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन सार्वभौम व्यक्ति के नाम से जाने जाने वाले हेनरी फेयोल और उनके विचारों की उपादेयता, उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी वैसी ही है जैसी 1 सदी पूर्व थी। फेयोल को प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांतों का जनक माना जाता है। सबसे पहले हम फेयोल के जीवनी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, हेनरी फेयोल का जन्म 29 जुलाई 1841 को तुर्की में इस्तांबुल में कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ था और इनके पिता का नाम आंद्रे फेयोल था। इनका जन्म हुआ उस समय ये लोग तुर्की में थे और वहाँ पर इनके पिता जो थे, चूँकि इनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और उस समय उन्हें गोल्डन हॉर्न के गलाता पुल के निर्माण के सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया था। इनकी माँ का नाम यूजीन कैंटिन फेयोल था। आगे चलकर हेनरी फेयोल के पिता की पोस्टिंग फ्रांस में हुई और उसके बाद इनका पूरा परिवार फ्रांस में आ गया। 1860 में इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, जो कि फ्रांस में एटने में स्थित है, वहाँ से इन्होंने खनन विज्ञान में इंजीनियरिंग की उपाधि जो है हासिल की और उसी समय 19 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कमेंट्री फॉर्समॉल्ट डी केजविले, ये एक वहाँ पर कंपनी थी जो कि आयरन एंड स्टील की कंपनी थी, उस कंपनी में इन्होंने माइनिंग इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया। सन 1888 से लेकर 1918 तक ये कंपनी के प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी जिस समय इन्होंने ज्वाइन किया था, उस समय इस कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी। वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। जैसे ही ये प्रबंध निदेशक बने, धीरे धीरे कंपनी की माली हालत में सुधार आना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपने प्रबंध के सिद्धांतों को लागू किया और धीरे धीरे करके सन 1900 के आते आते तक यह कंपनी उस समय फ्रांस के सबसे बड़ी आयरन और स्टील उत्पादन करने वाली कंपनी बन गई थी। यहीं पर काम करते हुए हेनरी फेयोल ने एक ऐसी प्रबंध प्रणाली विकसित की जिसकी उपादेयता आज भी उसी रूप में दिखाई दे रही है जिस रूप में उस समय दिखाई देती थी। फेयोल के जो भी सिद्धांत फेयोल ने दिए, उन समस्त सिद्धांतों को और साथ ही साथ उन समस्त विचारों को फेयोलवाद या फेयोलिज्म के नाम से जाना जाता है। 19 नवंबर 1925 को हेनरी फेयोल की मृत्यु हुई थी। फेयोल की 3 पुस्तकें, मुख्य रूप से 3 पुस्तकें जो है दिखाई देती हैं। पहला जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत महत्वपूर्ण है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी इनकी पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट, जो कि 1923 में प्रकाशित हुई। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में प्रकाशित हुई और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सन 1916 में फ्रेंच में प्रकाशित हुई थी और 1929 में इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी। देखिए, आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे इनके बुक्स से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ये तीनों ही बुक एटलीस्ट याद रखनी है और इनके सन भी याद रखने कि कब ये पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। हम लोग थोड़ा जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात करेंगे। सन 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फ्रेंच में प्रकाशित हुई थी और उस समय यूरोप के कुछ क्षेत्रों में ज़रूर जो है ये पुस्तक काफ़ी प्रसारित हुई, लेकिन पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार उस समय नहीं हो पाया था क्योंकि ये फ्रेंच में प्रकाशित हुई थी। 1929 में 1929 में इंग्लिश में इसका प्रकाशन हुआ और इंग्लिश में इसके प्रकाशन के पश्चात ही फेयोल के विचारों के बारे में, फेयोल के सिद्धांतों के बारे में पूरा विश्व जान सका और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो सका।
प्रबंध के क्षेत्र में फेयोल का जो योगदान है, इस योगदान को हम इन टॉपिक्स से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध की गतिविधियों के बारे में उन्होंने बताया था, प्रबंध के तत्व या प्रबंध के कार्य, प्रबंधक के गुण और प्रबंध के सिद्धांत। एक एक करके हम सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले औद्योगिक संस्थान की प्रबंधकीय गतिविधियाँ। देखिए, हेनरी फेयोल ने किसी भी उद्योग में ये बताया कि किसी भी उद्योग में उस प्रबंधकीय संस्थान की क्या गतिविधियाँ होती हैं। उन्होंने कुल मिलाकर ये 6 गतिविधियों के बारे में उन्होंने बताया। सबसे पहले तकनीकी क्रियाएं या तकनीकी गतिविधियां, दूसरा व्यापारिक या कमर्शियल एक्टिविटीज़, तीसरा वित्तीय या फाइनेंशियल एक्टिविटीज, चौथा सुरक्षा या सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, पांचवा लेखाक्रम क्रियाएं या अकाउंटिंग एक्टिविटीज और छठा प्रबंधकीय क्रियाएं मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। अब हम थोड़ा सा हेनरी फेयोल के बारे में कुछ बातें और जान लें। देखिए, हेनरी फेयोल के बारे में, हेनरी फेयोल का ये मानना था कि प्रशासन और प्रबंध में कोई अंतर नहीं है, प्रशासन और प्रबंध दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये कहा था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये दोनों एक ही हैं। उन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विभेद को नकारते हुए कहा था कि अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जिसका लोक और निजी दोनों में ही प्रयोग किया जा सकता है। इस रूप में अगर हम देखें तो हेनरी फेयोल न तो प्रशासन और प्रबंधन में कोई अंतर मानते थे और न ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर मानते थे। एक एक करके हम उन सभी गतिविधियों की बात करें तो सबसे पहले तकनीकी गतिविधियां। देखिए, इसके अंतर्गत उत्पादन, निर्माण कार्य और अनुकूलता संबंधी तमाम क्रियाओं को शामिल किया जाता है और ये किसी भी संगठन के सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं मानी जाती हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्यापारिक क्रियाओं के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि प्रबंधकों का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य या एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में क्रय विक्रय और विनिमय की होती है। वस्तु एवं सेवाओं की खरीद फरोख्त, उनका एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रबंधकीय संस्थान की महत्वपूर्ण क्रिया होती हैं। तीसरा, वित्तीय क्रियाओं में उन्होंने पूंजी प्राप्ति और उसके श्रेष्ठतम उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रबंधकीय संस्थान को चलाने के लिए पूंजी सबसे महत्वपूर्ण साधन होती है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। इन सभी साधनों में पूंजी को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रबंधकीय संस्थान की वित्तीय क्रियाओं में पूंजी की प्राप्ति एक बहुत बड़ी क्रिया होती है। पूंजी की प्राप्ति कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि इस पूंजी का श्रेष्ठतम उपयोग होना चाहिए, तभी किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में बेहतर उत्पादन हो सकता है। इसीलिए उन्होंने वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत पूंजी प्राप्ति और इसके श्रेष्ठतम उपयोग की बात की। सुरक्षा क्रियाएं, इसमें जानमाल की सुरक्षा संबंधी क्रियाएं आती हैं। और सुरक्षा में क्या क्या शामिल होगा, तो किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में जो भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं, इन सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों की सुरक्षा की बात की जाती है। मानवीय संसाधन से तात्पर्य उस प्रबंधकीय संस्थान में कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं या जो अन्य लोग हैं, उनके बारे में। और जो भी भौतिक संसाधन हैं, अर्थात जितने भी चीज़ें किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सभी की सुरक्षा को उन्होंने सुरक्षा क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया। लेखाक्रम क्रियाएं या अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, इसमें लेखा जोखा रखने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, जो भी आय और व्यय किसी भी प्रबंध के संस्थान में होता है, उस आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जाना चाहिए। और ये आय और व्यय का लेखा जोखा बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रबंध के संस्थान में, क्योंकि इसी आय व्यय के लेखे जोखे से ही किसी भी प्रबंधकीय संस्थान के सही वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सकता है। इसीलिए लेखांकन एक और अन्य महत्वपूर्ण कार्य माना गया। प्रबंधकीय क्रियाओं के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इसमें नियोजन, संगठन, समन्वयन, नियंत्रण, इन सब का समावेश। उन्होंने कहा एक प्रबंधक के क्या कार्य होते हैं, तो उन्होंने बताया कि नियोजन या संगठन निर्माण या फिर नियंत्रण, निर्देशन, समन्वयन, ये सारी क्रियाएं किसी भी प्रबंधक की क्रियाएं होती हैं, किसी भी प्रबंधक के कार्य होते हैं।
और इन सबको उन्होंने प्रबंधकीय क्रियाओं के रूप में व्याख्यायित किया। हेनरी फेयोल ने कहा कि चाहे संगठन कैसा भी हो, किसी भी आकार का हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो या अन्य किसी भी प्रकार का संगठन हो, ये तमाम 6 क्रियाएं जो हैं वो किसी भी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर संगठन में ये 6 क्रियाएं निश्चित रूप से की जाती हैं। तो हेनरी फेयोल की सबसे पहले हमने क्या अध्ययन किया कि औद्योगिक संस्थान की प्रबंध की गतिविधियां क्या होती हैं। इसके पश्चात प्रबंध के तत्व या प्रबंध के कार्य के रूप में प्रबंध के जो भी तत्व हेनरी फेयोल ने दिए, देखिए सबसे लास्ट में हमने जो प्रबंधकीय क्रियाएं हमने देखी थी, उन प्रबंधकीय क्रियाओं को फेयोल ने प्रबंधकीय क्रियाओं को 5 तत्वों या कार्यों के रूप में विभाजित किया, जिसे फेयोल के पोकॉक के नाम से जाना जाता है। फेयोल ने ये जो पोकॉक दिया, इसमें एक एक जो शब्द है इसका अर्थ क्या है इसको हम समझेंगे। एक एक शब्द के अर्थों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखिए, P फॉर प्लानिंग या नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग या संगठन, C फॉर कमांड या आदेश, CO फॉर कोऑर्डिनेशन या समन्वयन एंड C फॉर कंट्रोल या नियंत्रण। ये 5 प्रबंधकीय क्रिया के 5 तत्व या हम कहें कि 5 कार्य हेनरी फेयोल ने बताए और एक एक करके हम सारे कार्यों के बारे में अब चर्चा करेंगे। डिटेल में हम देखते हैं कि ये सारे कार्य क्या और कैसे हैं। सबसे पहले प्लानिंग या नियोजन। किसी भी संगठन के कुछ न कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं। किसी भी संगठन का निर्माण कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही होता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। नियोजन क्या है? तो नियोजन का तात्पर्य पूर्वानुमान और निर्णय से है। देखिए, किसी भी संगठन में, किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में किन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से योजनाएं बनानी हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाना है, इसे ही नियोजन कहते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाओं के निर्माण की क्रिया को ही नियोजन कहा जाता है। नियोजन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि कौन सा कार्य किया जाना है, कब किया जाना है, किन किन चरणों में किया जाना है, इनको करने के लिए व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी, इन सारी चीज़ों की रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है। तो अपने आप में नियोजन पूरे प्रबंधकीय क्रिया का पहला तत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। उन्होंने कहा कि कार्य की योजना उद्यम के साधनों, कार्य की प्रकृति एवं महत्व तथा व्यवसाय की भावी प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है कि जो भी नियोजन हम करेंगे, कार्य की जो भी योजना हम बनाएंगे, वो इस आधार पर बनाएंगे कि उस उद्यम में साधन क्या क्या है, संसाधन क्या क्या है, साथ ही साथ वो उद्यम कौन सा कार्य कर रहा है, कार्य की प्रकृति क्या है, क्या उद्यम केवल और केवल व्यावसायिक है, क्या उद्यम राजनीतिक है, क्या गैर राजनीतिक है, क्या केवल लाभ कमाने वाला उद्यम है या किस प्रकार का उद्यम है, वहाँ पे काम किए जाने जो कार्य किए जा रहे हैं उनका नेचर क्या है, व्यवसाय की भावी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने, इन सब चीज़ों को आधार लेकर और नियोजन किया जाता है। हेनरी फेयोल का ये मानना था कि एक अच्छी योजना के अंतर्गत एकता, निरंतरता, लचीलापन और निश्चितता ये विशेषताएं होनी चाहिए। ये ध्यान रखें आप, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल ने नियोजन के अंतर्गत किन तत्वों को महत्वपूर्ण बताया है। ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन एकता, निरंतरता, लचीलापन, निश्चितता, इसमें से एक को हटा दिया जाएगा, एक कोई और सा दे देंगे। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखें। हेनरी फेयोल ने पूर्व दृष्टि को नियोजन में महत्वपूर्ण स्थान दिया क्योंकि इससे भविष्य का अनुमान लगाकर उसके बारे में नियोजन तैयार करने में आसानी होती है। देखिए, हम अगर पहले से भविष्य को देख सकते हैं, कोई भी भविष्य को तो नहीं देख सकता, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो यदि किसी में दूरदृष्टि होती है, कोई ऐसा प्रबंधक जो दूर तक सोचने की क्षमताएं रखता है, वो एक अच्छा प्रबंधक कहलाता है और वही एक अच्छा नियोजनकर्ता हो सकता है। तो हेनरी फेयोल ने यही कहा था कि पूर्व दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व दृष्टि
से हम भविष्य का अनुमान लगाकर और योजनाएं तैयार कर सकते हैं। तो ये नियोजन के बारे में बात हुई। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजिंग या संगठन निर्माण के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी संगठन को चलाने के लिए मानवीय और भौतिक दो प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, और यदि मानवीय और भौतिक संसाधनों को एकीकृत नहीं किया गया तो कोई भी संगठन, कोई भी प्रबंधन चल नहीं सकता। इसीलिए मानवीय और भौतिक संसाधनों को एकीकृत करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही संगठन निर्माण कहा गया। और ये कहा गया कि संगठन निर्माण वास्तव में एक ऐसा ढांचा है जिसमें मानवीय और भौतिक साधनों को आवश्यक दशाएं प्रदान करके उत्पादन का कार्य किया जाता है। और ये भी है कि संगठन निर्माण जहाँ कहीं पे भी किसी भी प्रबंधन में संगठन का निर्माण होता है वहाँ पर यह एक पिरामिडीय संरचना लेता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ये अगर कोई संगठन है तो इस संगठन में शीर्ष पर शीर्ष स्तरीय प्रबंधन होता है, इसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसके नीचे कुछ और लोग काम कर रहे हैं, इसके नीचे कुछ और लोग काम कर रहे हैं और इसके नीचे कुछ और लोग काम कर रहे हैं। अर्थात एक पद सोपानीय व्यवस्था या एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। इसे ही हम संगठन निर्माण कहते हैं। इसके बाद सी फॉर कमांड या आदेश देना। हेनरी फेयोल ने कहा कि आदेश की कला प्रबंधक के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है और आदेश देना बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बिना आदेश के कोई भी संगठन का कोई भी कर्मचारी कार्यों को करेगा नहीं। लेकिन आदेश कैसा होना चाहिए? हेनरी फेयोल का मानना था कि आदेश सकारात्मक होना चाहिए। जो भी प्रबंधक है, वो प्रबंधक या वो प्रशासक कर्मचारियों के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए उसे। साथ ही साथ जो अयोग्य कर्मचारी हैं उनकी छंटनी कर देनी चाहिए। आदेश की कला के द्वारा अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की एकता, शक्ति एवं प्रेरणा को बनाए रखने और उनमें संस्थान के प्रति आस्था उत्पन्न करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। हेनरी फेयोल का ये मानना था कि देखिए, आदेश के माध्यम से हम अधीनस्थों से कार्य कराते हैं, लेकिन आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अधीनस्थ केवल डरें, क्योंकि यदि वे डरते हैं तो उत्पादन बेहतर होगा, इसकी संभावना कम होती है। इसीलिए ये कहा गया कि ज़्यादातर मामलों में प्रबंधक को ऐसा होना चाहिए जो इस प्रकार से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करे कि वो बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित हो सके, और इसके लिए उसे कर्मचारियों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कौन से कर्मचारी की क्या योग्यता है, कौन सा कर्मचारी कितनी कुशलता के साथ कार्य कर सकता है, कौन सा कर्मचारी कितने बेहतर तरीके से उत्पादन दे सकता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी अयोग्य है तो उसकी छंटनी भी कर देनी चाहिए। ऐसे ये भी कहा गया कि प्रबंधक को कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को इस प्रकार से अभिप्रेरित और प्रेरित करे कि वो अपने संस्थान के प्रति आस्था उनमें उत्पन्न हो सके, क्योंकि संस्थान के प्रति यदि आस्था होगी तभी कर्मचारी बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित हो पाएंगे। तो ये कमांड या आदेश, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व प्रबंधक का उन्होंने बताया। इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन या समन्वयन की। देखिए, कोऑर्डिनेशन या समन्वयन के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन तो प्रबंध का सार ही है। और कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन का तात्पर्य किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं या अन्य संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों के बीच तालमेल स्थापित करना ही समन्वयन है। और इसीलिए बिना तालमेल के कोई प्रबंधन चल तो सकता नहीं, कोई संगठन चल नहीं सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि समन्वयन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में ही नहीं। यदि हम अपने घर में भी देखें तो हमारे पिताजी या माताजी या दादाजी वो समन्वय ही तो स्थापित करते हैं। हमारे घर के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के बीच कभी न कभी लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। समन्वय स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना किसका काम होता है? तो जो घर के सबसे बड़े बूढ़े होते हैं उनका ये काम होता है। इसी तरह से किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में अगर हम देखें तो जो प्रबंधक होता है वो उस संस्थान का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, और उसका ये कार्य होता है कि वो मानवीय और भौतिक सभी संसाधनों में तालमेल स्थापित करे। यदि कर्मचारियों के बीच कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन लड़ाई झगड़ों को शॉर्ट आउट करने का
पूरा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्रबंधक की ही होती है। उन्होंने कहा कि यह प्रबंध का वह कार्य है जिसके माध्यम से संस्थान के विभिन्न कार्यों तथा साधनों संसाधनों में इस प्रकार तालमेल बिठाया जाता है कि कार्य सफलतापूर्वक संपादित होता रहे और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों, उत्पादन, उपभोग, वित्त, विक्रय, इन सब में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। सही रूप में समन्वय प्रबंधन का हृदय है। ये प्रश्न में पूछा जाएगा, निम्न में से किसे प्रबंधन के हृदय के नाम से जाना जाता है? तो समन्वयन को प्रबंधन के हृदय के नाम से जाना जाता है। या प्रबंधन का सार निम्न में से कौन सा तत्व है? तो समन्वयन को प्रबंधन का सार कहा जाता है। ये निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न तो आपके एग्जाम में आने वाले ही हैं, तो इन्हें हम याद रखेंगे। सबसे लास्ट में कंट्रोल, सी फॉर कंट्रोल या नियंत्रण की बात कही। देखिए, कंट्रोल क्या है? जैसे ही हम कंट्रोल या नियंत्रण शब्द बोलते हैं तो एक नकारात्मक सी छवि हमारे आंखों के सामने आ जाती है। एक ऐसे बॉस का चेहरा आ जाता है जो बहुत ही कठोर है, एक ऐसा बॉस जो डांट डपट कर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। वास्तव में हम देखें तो हेनरी फेयोल के अनुसार नियंत्रण ये नहीं है। हेनरी फेयोल का ये मानना था कि नियंत्रण वास्तव में अपने प्रबंधकीय संस्थान की कमजोरियों और दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें दूर करना है। और कमजोरियों और दुर्बलताओं को यदि हम नहीं पहचान पाए तो प्रबंधकीय संस्थान धीरे धीरे गर्त में जाता जाएगा। क्योंकि किसी भी संस्थान, यदि हम अपने स्वयं में भी देखें, अगर हम अपनी कमजोरियों, अपनी दुर्बलताओं को नहीं पहचान पाएंगे तो क्या हम सफल हो पाएंगे जीवन में? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी प्रबंधकीय संस्थान के साथ भी यही बात है। हेनरी फेयोल ने कहा कि कमजोरियों और दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने के उपाय सुझाए जाने चाहिए। नियंत्रण इस प्रकार का होना चाहिए कि कमजोरियों और दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने के उपाय सुझाने चाहिए, और जो अधीनस्थ हैं उन अधीनस्थों को इस प्रकार से मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो उन कमजोरियों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए स्वयं पहल करें। स्वयं पहल करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रबंधक का ये सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो अपने कर्मचारियों, अपने अधीनस्थों को इस प्रकार से अभिप्रेरित कर दे कि वो प्रबंधकीय संस्थान के सबसे श्रेष्ठ उत्पादन के लिए स्वयं प्रेरित हो जाए। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि संगठन में पाई जाने वाली दुर्बलताओं एवं गलतियों को सुधारना, इन गलतियों की और दुर्बलताओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को भी देखना। साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं क्रिया को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक प्रभावी नियंत्रण में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कि नियंत्रण संबंधी कार्य समय पर किया जाना चाहिए। देखिए, अगर समय पर हम अपनी कमियों को, अपनी दुर्बलताओं को नहीं पहचान पाए, लेट हो गए, तो वही बात हो गई कि चिड़िया चुग गया खेत। तो चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो होना ये चाहिए कि समय पर गलतियों और दुर्बलताओं को पहचाना जाना चाहिए और उन्हें दूर किया जाना चाहिए। अगर समय पर इन्हें नहीं पहचाना गया, लेट कर दिया गया, तो फिर कमियों और दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने का मौका हाथ से निकल जाता है। दूसरी बात यही कहा उन्होंने कि नियंत्रण विभिन्न अनुज्ञाओं द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब नियंत्रण, कंट्रोल अलग अलग आदेशों के द्वारा होना चाहिए। कर्मचारियों को इस प्रकार से आदेश दिए जाने चाहिए कि वो स्वयं अभिप्रेरित हों और पहल स्वयं करें। वो इस तरह से पहल करें कि वो बेहतर उत्पादन की तरफ प्रेरित हो सकें। इस तरह से हेनरी फेयोल ने प्रबंधकीय क्रियाओं के 5 तत्वों या 5 कार्यों की बात हेनरी फेयोल ने कही, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये पांचों ही तत्व या पांचों ही क्रियाएं प्रत्येक प्रकार के संगठन में अनिवार्यतः दिखाई देती ही हैं। अब हम हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। देखिए, हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लिख के, ये मैनेजमेंट है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों की चर्चा की है। और ये प्रबंध के 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हेनरी फेयोल का ये कहना था कि ये जो 14 सिद्धांत हैं,
ये कोई फिक्स सिद्धांत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में प्रबंध के ये केवल 14 ही सिद्धांत हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये प्रबंध के सिद्धांत लचीले सिद्धांत हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को कठोरता प्रदान नहीं की। एक एक करके इन सारे सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्य का विभाजन या विशिष्टीकरण, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुशासन या डिसिप्लिन, आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देश की एक रूपता या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व दिया जाना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन, केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन, सोपान श्रृंखला या स्केलर चेन, व्यवस्था या ऑर्डर, साम्यता या इक्विटी, कर्मचारियों के कार्यकाल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, पहल क्षमता इनिशिएटिव एंड सहयोग की भावना, स्पिरिट कॉप्स। कुल मिलाकर ये 14 सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्यूल के द्वारा अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में दिए गए। एक एक करके हम सारे सिद्धांतों की चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि इन सिद्धांतों में हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है। सबसे पहला सिद्धांत कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण के बारे में हेनरी फ्यूल ने कहा है कि किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में कार्यों का विभाजन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि किस कार्य के लिए कौन सा व्यक्ति फिट होगा। जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति दक्ष है, जिस कार्य में जो व्यक्ति दक्ष है वो व्यक्ति उसी कार्य को करे, ये स्पेशलाइजेशन है, ये विशिष्टीकरण है। अर्थात यदि दक्ष व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करेगा तो उत्पादन बेहतर हो पाएगा। यदि किसी को भी हम कोई भी कार्य सौंप देंगे तो उत्पादन बेहतर नहीं हो पाएगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि उचित व्यक्ति को उचित कार्य दिया जाना चाहिए। उचित व्यक्ति को उचित कार्य दिया जाना ही विशिष्टीकरण को बढ़ावा देगा और यह विशिष्टीकरण ही अल्टीमेटली प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी संगठन में कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए और कार्य का विभाजन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है उस व्यक्ति को वो कार्य सौंपे जाने चाहिए। दूसरा, उन्होंने ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। सबसे पहले हम अधिकार की बात करते हैं कि अधिकार क्या है। तो अधिकार के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन करने का अधिकार है। फ्यूल ने कहा कि अधिकार क्या है, तो अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन करवाने की शक्ति है। यह अधिकार नहीं, शक्ति है। फ्यूल ने कहा कि किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में प्रबंधक या कर्मचारियों को कुछ न कुछ अधिकार दिया जाना आवश्यक होता है। अधिकारों के माध्यम से ही कोई भी प्रबंधक अपने अधीनस्थों से कार्य करवा लेने में सक्षम होता है। इसीलिए अधिकार दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि अधिकार दिया गया है तो उत्तरदायित्व भी दिया जाना चाहिए। अधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे के साथ चलते हैं, अलग अलग कभी नहीं चलते। और इसीलिए उत्तरदायित्व को अधिकार के एक उप सिद्धांत के रूप में रखा गया है। उन्होंने कहा कि अधिकार और उत्तरदायित्व इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, ये दोनों अलग अलग नहीं चल सकते। यदि अधिकार दे दिए और उत्तरदायित्व नहीं दिया गया तो कोई भी प्रबंधक निरंकुश हो सकता है। और केवल उत्तरदायित्व ही दे दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया तो कार्य संपन्न ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों समान रूप से दिए जाने चाहिए। इस आधार पर दिए जाने चाहिए कि जितना अधिकार है उतना ही उत्तरदायित्व है। किसी कार्य को करने के लिए हमें अधिकार भी उतने ही देने चाहिए। यदि हम अधिकार बहुत ज़्यादा दे देंगे तो ऐसी स्थिति में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा अनुशासन है। देखिए, अनुशासन क्या है, अनुशासन किसे कहते हैं? तो हेनरी फ्यूल ने कहा कि अनुशासन से तात्पर्य संगठन के नीतियों, रीतियों, नौकरी की शर्तें, इन सब चीज़ों के पालन से है। और किसी भी संगठन में, किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में कर्मचारियों में अनुशासन होना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी प्रबंधकीय संस्थान क्यों हम देखें तो किसी के भी जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है।
विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि हम अनुशासित ना हो तो सफल ना हो पाएँ। तो जाहिर सी बात है, प्रबंधकीय संस्थान में भी अनुशासन का बहुत महत्व होता है। प्रबंधकीय संस्थानों में अनुशासन अर्थात स्थापित रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, नौकरी की शर्तों, इन सब का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और हेनरी फेयोल ने इसे बहुत आवश्यक बताया। उन्होंने ये कहा कि अनुशासन किसी भी प्रबंधकीय संस्थान के प्रबंधक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों को किस प्रकार से अनुशासित करता है। प्रबंधक कौन से ऐसी नीतियाँ, कौन से ऐसी योजनाएं अपनाता है जिससे उसके अधीनस्थ बिना विरोध किए अनुशासन में रहें और अधिकतम उत्पादन के लिए प्रेरित हो सकें। इसके पश्चात आदेश की एकता। आदेश की एकता बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आदेश की एकता को समझने के लिए हम देखें तो किसी भी संगठन में, कोई भी संगठन इस तरह से एक पद सोपानीय संरचना वाला संगठन होता है और इस संगठन में प्रत्येक स्तर पर कुछ लोग कार्यरत होते हैं। आदेश की एकता में हेनरी फेयोल ने कहा कि किसी भी संगठन में कार्यरत किसी एक व्यक्ति को अपने से ऊपर किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही आदेश देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि इस स्तर पर 3 लोग कार्यरत हैं और इस स्तर पर एक व्यक्ति कार्यरत है, तो इन तीनों व्यक्तियों को इस एक व्यक्ति के द्वारा ही आदेश मिलना चाहिए। अब हम अगर दूसरे स्तर की बात करें और इस स्तर पे यदि 5 लोग कार्यरत हैं, तो इन 5 लोगों को भी अपने से ऊपर किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही आदेश मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को इसके द्वारा भी आदेश दिया जा रहा है, इसके द्वारा भी आदेश दिया जा रहा है और इसके द्वारा भी आदेश दिया जा रहा है। यदि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? यदि ऐसा हुआ तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति निर्मित होगी। व्यक्ति भ्रम में पड़ जाएगा कि वो किसके आदेश का पालन करे। क्या इस बॉस के आदेश का पालन करे, इस बॉस के आदेश का पालन करे या इस बॉस के आदेश का पालन करे। फॉर एन एग्जाम्पल, हम देखें किसी प्रबंधकीय संस्थान में कोई एक प्यून है और उसे 4 बॉसेस के द्वारा अलग अलग कार्य सौंप दिए जाते हैं। कोई उसे चाय लाने के लिए कहता है, कोई उसे पानी लाने के लिए कहता है, कोई उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? क्या एक साथ वो सारे कार्यों को संपन्न कर पाएगा? तो हेनरी फेयोल का ये कहना था कि किसी भी कर्मचारी को संगठन में एक ही अधिकारी के द्वारा अपने से ऊपर एक अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि यदि आदेश की एकता का उल्लंघन होता है तो अधिकार प्रभावहीन हो जाते हैं। ठीक है कि 5 अधिकारियों ने किसी एक कर्मचारी को आदेश दिया और उन अधिकारियों के पास अधिकार भी हैं, लेकिन एक अकेला कर्मचारी क्या करेगा? क्या वो 5 अधिकारियों के आदेशों का पालन एक साथ कर सकता है? नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उन अधिकारियों के अधिकार जो होंगे वो तो प्रभावहीन हो जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति काम ही नहीं कर पा रहा। अनुशासन संकट में आ जाता है। अनुशासन संकट में इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में वो कर्मचारी, उस कर्मचारी को बात सबकी माननी चाहिए थी, लेकिन वो सबकी बात, सबकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। ये उसकी अपनी मजबूरी होगी, क्योंकि एक साथ वो सबके आदेशों का पालन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में अनुशासन खतरे में पड़ रहा है। फिर कहा गया कि आदेश में व्यवधान पड़ जाता है एवं स्थायित्व को खतरा हो जाता है। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि आदेश की एकता का उल्लंघन होगा तो अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। जितने भी अनुशासन संकट में आ जाएगा, आदेश की एकता, आदेश में व्यवधान होगा और स्थायित्व। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रबंधकीय संस्थान का स्थायित्व तक खतरे में पड़ सकता है और इसीलिए आदेश की एकता का पालन बहुत जरूरी है। आदेश की एकता का पालन किया जाना चाहिए। किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधीनस्थ को अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। हालांकि इसकी पीटर ड्रकर और अन्य लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, बट
इसके बाद निर्देश की एकता। फेयोल ने इस गतिविधि को प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान हैं उनका एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए, इस रूप में इसे समझाने की कोशिश की है। देखिए, आदेश की एकता को निर्देश की एकता के साथ जोड़कर हम देख सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान है, वो समस्त समूह जिनके उद्देश्य समान है, उनका एक ही अध्यक्ष होना चाहिए, एक ही योजना होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और हम अलग अलग अध्यक्ष, अलग अलग योजनाएं जो है अगर हम बना देंगे, तो संभवतः वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों में एकरूपता का होना आवश्यक है, जिससे कि क्रियाओं और प्रयासों में समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने कहा निर्देशों में एकरूपता होनी चाहिए, अर्थात जो भी आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्पादन खतरे में पड़ जाएगा और बेहतर उत्पादन नहीं हो पाएगा। फेयोल के अनुसार आदेश की एकता और निर्देश की एकता दोनों अलग हैं, जहां आदेश की एकता कार्मिक आधारित है। देखिए, आदेश की एकता के बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी कि एक कर्मचारी को एक अधिकारी के द्वारा आदेश देना चाहिए, जबकि निर्देश की एकता संगठन आधारित है। अर्थात निर्देश की एकता जो है वो एक समान उद्देश्यों के वो समूह जिनके उद्देश्य एक समान है उनका एक अध्यक्ष होना चाहिए। अर्थात ये संगठन आधारित हो गया, जबकि ये आदेश की एकता कार्मिक आधारित हो गया, क्योंकि वहां पर एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, ऐसी बात कहेगी। इसके बाद व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित का महत्व। देखिए, किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके अपने व्यक्तिगत हित भी होते हैं, लेकिन क्या उनके व्यक्तिगत हित प्रबंधकीय संस्थान के सामूहिक हितों के आड़े आना चाहिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्रबंधकीय संस्थानों में उत्पादन खतरे में पड़ जाता है, वहाँ बेहतर उत्पादन हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। किसी भी संस्थान में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के हितों और सामान्य हितों में संघर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस संगठन में, उस प्रबंधकीय संस्थान में समस्याएं उत्पन्न होंगी। यहाँ पर यह कहा गया कि सर्वोच्च प्रशासकों और प्रबंधकों का दायित्व है कि व्यक्तिगत हितों को त्याग कर संस्थान के सामान्य हितों की ओर सभी कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करें। और ऐसा प्रबंधक कैसे कर सकते हैं? तो प्रबंधक अपने अनुकरणीय व्यवहार, सतत पर्यवेक्षण और तार्किक समझौतों से यह सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रबंधकों को यह देखना चाहिए कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत हित और संगठन के सामान्य हितों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस चीज़ को देखना प्रबंधकों का कार्य है। और प्रबंधक ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो प्रबंधक स्वयं ऐसा व्यवहार करें, स्वयं अपने जो व्यक्तिगत हित हैं उनको प्रबंधकीय संस्थान के सामूहिक हितों के साथ संघर्ष की स्थिति में न देखें। वो स्वयं ऐसा व्यवहार करें, तभी उनके कर्मचारी, उनके अधीनस्थ ऐसा व्यवहार कर पाएंगे। इसके पश्चात पारिश्रमिक की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि किसी भी संगठन में अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पारिश्रमिक के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने रेम्यूनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी उत्पादन के विभिन्न साधनों सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भुगतान ही पारिश्रमिक या प्रतिफल कहलाता है। और जहाँ कहीं पर भी किसी भी संगठन में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, प्रतिफल चाहते हैं, वो पारिश्रमिक चाहते हैं। हेनरी फेयोल ने कहा कि पारिश्रमिक ऐसा होना चाहिए जो न्याय संगत होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है एटलीस्ट उसको प्रतिफल उसी अनुपात में दिया जाना चाहिए। अगर सही रूप में पारिश्रमिक मिलता है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। और फेयोल ने कहा कि ये जो रेम्यूनरेशन है, ये जो पारिश्रमिक है, वो कुछ तथ्यों पर, वो कुछ फैक्टर्स पर आधारित होता है। जैसे जीवन यापन की लागत क्या है, किसी भी जगह जीवन यापन करने में कितना पैसा व्यय होता है, कितनी लागत है, इस पर निर्भर करता है। दूसरा, कार्मिकों की उपलब्धता, ये देखें हम अगर कि कार्मिक बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं तो हो सकता है पारिश्रमिक अगर हम कम दें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यदि कार्मिक उपलब्ध नहीं है तो वहाँ ज़्यादा पारिश्रमिक देनी पड़ेगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि व्यवसाय की सामान्य परिस्थितियाँ, ये देखें कि भाई हमारे व्यवसाय की सामान्य परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति
और कार्मिक की महत्ता। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तभी हम अच्छा पारिश्रमिक दे सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो हम उतना बेहतर पारिश्रमिक नहीं दे पाएंगे। कार्मिक की महत्ता, कौन सा कार्मिक कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो कई बार वो ज़्यादा पारिश्रमिक की डिमांड कर सकता है और हमें वो देनी पड़ेगी उसे। लेकिन यदि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो हम कम पारिश्रमिक से भी काम चला सकते हैं। भुगतान का अपनाया गया तरीका, किस रूप में हम भुगतान कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि हम रुपये में भुगतान कर रहे हैं, डॉलर्स में कर रहे हैं, या अन्य किसी करेंसी में कर रहे हैं, या अन्य किसी मोड में कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फेवल ने यह भी कहा कि ये जो भुगतान के तरीके हैं इसमें निम्न तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि टाइम रेट, टाइम के हिसाब से कि 8 घंटे काम कर रहा है कोई, 16 घंटे काम कर रहा है कोई, 10 घंटे काम कर रहा है कोई। जॉब रेट के हिसाब से, जॉब रेट का मतलब जॉब क्या है, जॉब का नेचर क्या है, उसके हिसाब से। पीस रेट, किसी एक जॉब का पर्टिकुलर सेगमेंट निकाल लिया जाए और उसके आधार पर रेम्युनरेशन दिया जाए। बोनस, बोनस की भी बात कही कि अगर कोई कर्मचारी बेहतर उत्पादन करता है तो हम बोनस के रूप में उसे कुछ पारिश्रमिक दें। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रबंधन को जो लाभ हो रहा है उस लाभ का एक हिस्सा हम श्रमिकों को दें। और कुछ अनार्थिक इनाम भी हो सकते हैं, जिसमें कर्मचारियों या अधीनस्थों को हम अभिप्रेरित करें, उनको मोटिवेट करें, उनको शाबाशी दें। इस तरह की अनार्थिक चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये रेम्युनरेशन की बात भी हेनरी फेवल ने कही। इसके बाद केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। देखिए, हेनरी फेवल केंद्रीकरण के समर्थक थे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, तो केंद्रीकरण किसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें। देखिए, केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जहां निर्णय लेने के पूरे अधिकार संगठन के शीर्ष पर केंद्रित होते हैं उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। और यदि निर्णय लेने के यही अधिकार नीचे की तरफ प्रत्यायोजित कर दिए जाते हैं तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और हेनरी फेवल का ये मानना था कि किसी भी प्रबंधकीय संस्थान में केंद्रीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है। उन्होंने कहा जब केंद्रीकरण होता है तो सारी शक्तियां, निर्णय लेने के समस्त अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और तब निर्णय लेना आसान हो जाता है, निर्णय सटीक रूप में लिया जा पाता है। लेकिन यदि यह निर्णय लेने का अधिकार नीचे की तरफ प्रत्यायोजित कर दिया जाए और एक से अधिक लोगों के द्वारा अगर निर्णय लिए जा रहे हैं तो वहां पर निर्णयों में गलतियों की संभावना, आशंका बढ़ जाती है। हाँ, ये भी हेनरी फेवल का मानना था कि विकेंद्रीकरण भी किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संगठन की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए। देखिए, यदि छोटे संगठन हैं तो छोटे संगठनों में केंद्रीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है, वहाँ केंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन यदि संगठन बड़ा है तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि किसी देश का पूरा प्रशासन चलाना हो तो वहाँ विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक व्यक्ति पूरे देश के लिए नीतियाँ निर्धारित करके उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकता, तो वहाँ विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस होती है। इसके बाद सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन, अभी हम लोगों ने बात की थी। देखिए, किसी भी संगठन में जो संगठन का निर्माण होता है, जिनमें मानवीय और भौतिक संसाधनों को एकीकृत किया जाता है, उस क्रम में किसी भी संगठन में उच्च और अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। और ये जो उच्च और अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, इन उच्च और अधीनस्थ अधिकारियों में संगठन के शीर्ष पर कुछ अधिकारी होते हैं, उससे नीचे कुछ अधिकारी होते हैं, उससे नीचे कुछ कर्मचारी होते हैं, उससे नीचे कुछ और अधीनस्थ होते हैं। और इस प्रकार से जब इन उच्च और निम्न अधिकारियों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनती है तो इसे हम स्केलर चेन या इसे हम पद सोपानीय श्रृंखला कहते हैं, या इसे हम पद सोपान या हायरार्की के नाम से जानते हैं। और किसी भी संगठन की जो संरचना होती है, किसी भी संगठन का जो स्ट्रक्चर होता है, इस संगठन की संरचना, स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह के पिरामिड के आकार की होती है। और इस पूरी संरचना में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अधिकार कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा अधिकार यहाँ शीर्ष पर होते हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं ये अधिकार कम होते जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व, जितना ज़्यादा अधिकार होगा उतना ज़्यादा उत्तरदायित्व होगा, जितना कम अधिकार होगा उतने कम उत्तरदायित्व होते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो किसी भी संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारों और उत्तरदायित्व का एक फ्लो होता है, तो इसे सोपानीय श्रृंखला या पद सोपान या पद सोपानीय संरचना के नाम से जानते हैं। इसके बाद उन्होंने
व्यवस्था या ऑर्डर की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन में जो भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं, इन सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, एक निश्चित इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्थान के लिए एक उचित वस्तु और एक उपयुक्त व्यक्ति होता है। अधिकतम कार्यकुशलता के लिए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मानवीय और भौतिक संसाधन हैं, उन मानवीय और भौतिक संसाधनों में एक निश्चित व्यवस्था हो। इस बात को ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। इक्विटी या साम्यता, इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध के सभी स्तरों पर समता के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। समता के सिद्धांत का मतलब ये है कि सभी अधिकारी, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हों, उच्च अधिकारी हों, चाहे वो निम्न अधिकारी हों, चाहे वो अधीनस्थ हों, सभी के साथ निष्पक्षता का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुछ और नीति हो और अधीनस्थों के साथ कुछ और नीति हो। तो साम्यता या इक्विटी का भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कर्मचारियों के कार्यकाल का स्थायित्व। किसी भी संस्थान में यदि कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होता है तो ऐसी स्थिति में वो कर्मचारी ज़्यादा बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित होते हैं। यदि कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी नहीं होता, बार बार उनका पद में परिवर्तन किया जाता है या उनके स्थान में परिवर्तन किया जाता है या उनका कार्यकाल छोटा रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में काम के प्रति उनकी जो आस्था है या काम के प्रति उनका जो झुकाव है, उनका जो रुझान है, वो समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात पहल क्षमता या इनिशिएटिव। देखिए, फेयोल का मानना था कि कर्मचारियों को सुधार के लिए योजनाओं के विकास और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन अधीनस्थों में पहल क्षमता विकसित की जाए, उन अधिकारियों को, उन अधीनस्थों को, उन कर्मचारियों को बोलने का मौका दिया जाए। कई बार ये होता है कि वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों को बोलने का मौका ही नहीं देते, उनमें पहल क्षमता ही विकसित नहीं होती। वो अधीनस्थ केवल और केवल ऊपर से जो आदेश आते हैं उनको फॉलो करने का काम करते हैं। तो अधीनस्थों से भी उनकी राय ली जानी चाहिए, अर्थात किसी काम के लिए यदि वो पहल करते हैं तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल अलग दिखने के लिए ही हम कुछ तो भी कर दें। पहल क्षमता के नाम पे या पहल के नाम पर हम कुछ भी प्लानिंग अपने उच्चाधिकारी के पास प्रस्तुत कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता। और सबसे लास्ट में सहयोग की भावना या एस्पिरिट डी कॉर्प्स। फेयोल ने कहा कि प्रबंधन को कर्मचारियों में एकता और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम कर्मचारियों, अधीनस्थों में एक सहयोग की भावना विकसित करेंगे, तभी जाकर किसी भी संगठन में बेहतर उत्पादन हो सकता है। यदि सहयोग नहीं होगा तो किसी भी संगठन में उत्पादन संभव नहीं है। न केवल किसी संगठन में, बल्कि कहीं पर भी सहयोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस तरह से हम देखें तो हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों की बात की। हमने एक एक करके सारे सिद्धांतों की चर्चा की। थैंक यू।